आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ थोड़ा अलग कर रहे हैं। हाँ, एक तरह का विचार प्रयोग कह सकते हैं। बिल्कुल, एक रचनात्मक पड़ताल। हम एक ऐसी कहानी की संभावनाओं को देख रहे हैं जिसका टाइटल हो सकता है विपत्ति में 400 दिन। या अंग्रेजी में सोचें तो 400 डेज इन द अपोकलिप्स। हाँ, अब पहले ही साफ कर दें, हमारे पास ऐसी कोई छपी हुई किताब या उसकी कोई असली समीक्षा नहीं है। नहीं, ये बस एक शीर्षक है और एक जॉनर है ना, पोस्ट एपोकलिप्टिक। सही। तो ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आज की चर्चा एक तरह से ये विश्लेषण है कि अगर ऐसी कोई कहानी लिखी जाए तो उसमें क्या हो सकता है, क्या अच्छा क्या बुरा। क्या चुनौतियां होंगी और पढ़ने वाले को क्या पसंद आएगा या नहीं आएगा। हाँ, तो चलिए इस काल्पनिक किताब के पन्ने पलटते हैं, देखते हैं अंदर क्या हो सकता है। ठीक है। तो ये शीर्षक है विपत्ति में 400 दिन। इसे सुनते ही क्या आता है दिमाग में? जाहिर है दुनिया का अंत या कुछ बहुत बड़ी तबाही। हाँ, कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। शायद कोई वायरस फैल गया हो। या ज़ॉम्बी जैसा कुछ। या फिर शायद कोई भयानक प्राकृतिक आपदा। हो सकता है जिसने मतलब पूरा समाज ही बिखेर दिया हो। और कहानी जो है वो इस तबाही के ठीक बाद के वो शुरुआती 400 दिनों पर है। हाँ, वो पहले सबसे मुश्किल दिन। बिल्कुल। और ये 400 दिन एक तय समय है, हम्म जैसे कोई उल्टी गिनती चल रही हो। कहानी का हीरो कौन होगा? मतलब कोई तो मुख्य पात्र होगा। चलो सोच लेते हैं कोई लड़की है, जोशी। ठीक है, जोशी। तो शायद कहानी जोशी के नजरिए से है। वो इस नई खतरनाक दुनिया में है अकेली। या शायद कुछ और लोगों के साथ। हाँ, हो सकता है, पर चुनौतियां बहुत हैं। खाने पीने का इंतजाम करना है, रहने की सुरक्षित जगह ढूंढनी है। और दूसरे लोग भी खतरा हो सकते हैं, या और भी पता नहीं क्या क्या। और फिर अंदर का डर, अकेलापन, उससे भी लड़ना है। सही। हर दिन एक जंग है, बाहर भी अंदर भी। बिल्कुल। ये 400 दिन वाली बात ना मुझे ये काफी दिलचस्प लग रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हाँ। कैसे? ये कहानी को एक फ्रेम देता है, एक ढांचा। पाठक के मन में फौरन एक उम्मीद भी जगाता है और तनाव भी। अच्छा। कि क्या ये 400 दिन किसी खास वजह से हैं? क्या 400 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा या कुछ और होगा? हाँ, ये सवाल तो उठता है। या ये सिर्फ एक इम्तिहान है धीरज का? ये जो टाइम लिमिट है ना, ये कहानी में एक अर्जेंसी लाती है, एक डेडलाइन वाली फीलिंग। हम सही कहा। इससे किरदारों के हर फैसले का वजन बढ़ जाता है। हर दिन कीमती लगता है। बिल्कुल, एक रेस अगेंस्ट टाइम जैसा माहौल बन सकता है। हाँ। चलो अब सोचते हैं कि अगर ये कहानी अच्छे से लिखी जाए तो इसकी ताकतें क्या हो सकती हैं। मतलब इस काल्पनिक किताब में क्या अच्छा हो सकता है? पहली चीज तो शायद वही, तनाव और माहौल एकदम गहरा। हाँ, वो एटमॉस्फेयर। सोचिए, हर तरफ खतरा, खाने पीने की चीजें कम हो रही हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, रात का अंधेरा मतलब अनजाना डर। सही। अगर राइटर इस माहौल को ठीक से बना लें तो पढ़ने वाला कहानी में पूरी तरह डूब सकता है। हाँ, उसे वो ठंड, वो भूख, वो डर सब महसूस हो सकता है। हाँ, माहौल बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ माहौल से काम नहीं चलता। कई बार ऐसी कहानियों में बाहर के खतरों पर इतना फोकस होता है कि किरदार पीछे रह जाता है। हाँ, उसका जो अंदरूनी सफर है। मेरे हिसाब से असली ताकत तब आती है जब बाहर का संघर्ष और पात्र का अंदर का संघर्ष वो साथ साथ चलें। अच्छा। जैसे जोशी सिर्फ खाना नहीं ढूंढ रही, हो सकता है वो अपना खोया हुआ भरोसा ढूंढ रही हो, या इंसानियत का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो इस नई दुनिया में। आप सही कह रहे हैं। तो दूसरी ताकत यही हुई पात्र का मानसिक और भावनात्मक विकास। अंदर क्या चल रहा है? बिल्कुल। बाहरी चुनौतियां तो ठीक हैं, पर असली ड्रामा तो किरदार के अंदर होता है। हाँ, जैसे जोजी को शायद मुश्किल नैतिक फैसले लेने पड़े, किसी अजनबी की मदद करे या ना करे, जबकि खुद के पास ही कम है सब कुछ। सही। क्या वो अपनी पुरानी पहचान बचा पाएगी, अपनी इंसानियत, या जिंदा रहने के लिए उसे बदलना पड़ेगा? अगर लेखक इन दुविधाओं को ईमानदारी से दिखाए तो पात्र सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं रहता, पाठक उससे जुड़ जाता है। हाँ, हम उसकी जीत पर खुश होते हैं, उसकी मुश्किलों पर दुखी होते हैं। सही। और ये जो विकास है ना, ये 400 दिन की लिमिट में और भी ज्यादा नाटकीय हो जाता है। सोचिए, पहले दिन की जोशी और 399वें दिन की जोशी, कितना फर्क आ सकता है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं रहती, फिर ये बदलने की, अडाप्ट करने की और शायद टूटने की कहानी भी बन सकती है। वो वक्त का दबाव चरित्र के विकास को तेज कर सकता है
और नुकीला बना सकता है। बिल्कुल। और एक और ताकत जो इस जॉनरा में अक्सर मजा देती है वो है ट्विस्ट्स, अप्रत्याशित मोड़ और रहस्य। हाँ, सस्पेंस। क्या वो तबाही वाकई वैसी ही हुई थी जैसा लगता है? क्या जोशी सच में अकेली है या कोई और भी है जो उसे देख रहा है? या कोई राज है जो इन 400 दिनों के खत्म होने तक खुलना जरूरी है? हाँ, अगर कहानी में कुछ अच्छे सोचे समझे ट्विस्ट हों जो पाठक को चौंका दें तो वो एकदम पेज टर्नर बन जाती है। आप छोड़ ही नहीं पाते उसे। लेकिन ट्विस्ट भी सोच समझ कर डालने होते हैं। कई बार लेखक सिर्फ चौंकाने के चक्कर में ऐसे मोड़ ले आते हैं जो कहानी के लॉजिक से या पात्रों के व्यवहार से मेल नहीं खाते। हाँ, ये भी होता है। एक अच्छा ट्विस्ट वो है जो कहानी को नई दिशा तो दे, पर बाद में सोचने पर लगे कि हाँ, इसके इशारे तो पहले से थे, बस हमने ध्यान नहीं दिया। सही। ये एक बारीक संतुलन है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। माहौल, किरदार का अंदरूनी सफर, टाइम लिमिट का दबाव और अच्छे ट्विस्ट्स। लेकिन जाहिर है हर कहानी में कुछ कमजोरियां या चुनौतियां भी हो सकती हैं। तो अगर ये कहानी लिखी जाती तो कहाँ गड़बड़ हो सकती थी? क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे बड़ा खतरा तो मुझे लगता है क्लीशे मतलब वही घिसी पिटी चीजें। हाँ, ये इस जॉनर की एक बड़ी प्रॉब्लम है। पोस्ट एपोकैलिप्टिक में हमने बहुत कुछ देख लिया है। वही खाने पीने के लिए लड़ते हुए ग्रुप्स, अचानक कोई साथी धोखा दे देता है, वीरान शहरों में अकेले घूमना, ये सब। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि अगर कहानी सिर्फ इन्हीं चीजों को दोहराती है बिना किसी नए एंगल या गहराई के, तो वो बासी लगने लगती है, प्रिडिक्टेबल हो जाती है। हाँ, पाठक को पहले से अंदाजा लग जाता है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। जैसे मान लो जॉर्जी को एक ग्रुप मिलता है, उसमें एक बंदा है जो जरूरत से ज्यादा ही अच्छा है या जरूरत से ज्यादा ही बुरा, तो समझ जाओ यही कुछ करेगा आगे। हाँ, तो चुनौती ये है कि इन जानी पहचानी चीजों को फ्रेश तरीके से कैसे दिखाया जाए। सही कहा। अच्छा, दूसरी कमजोरी क्या हो सकती है? शायद अस्पष्टता। किस तरह की अस्पष्टता? जैसे ये सब हुआ कैसे, तबाही का कारण क्या था, क्या कोई साइंस थी इसके पीछे, या कोई दैवीय प्रकोप, या कुछ और? हाँ, मतलब दुनिया के नियम अगर लेखक ये ठीक से नहीं बताता, या कहानी के अपने नियम, जैसे मान लो ज़ॉम्बी हैं तो वो कैसे बर्ताव करते हैं, इन्फेक्शन कैसे फैलता है, अगर ये बदलते रहते हैं तो पढ़ने वाले का भरोसा उठ जाता है। मुझे लगता है लेखक अपनी मर्जी से नियम बदल रहा है बस कहानी आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, इसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड बिल्डिंग। हाँ, वर्ल्ड बिल्डिंग की कमजोरी। पाठक को उस दुनिया पर यकीन करने के लिए उसके नियम समझना जरूरी है, पर यहां भी एक बैलेंस चाहिए। मतलब जरूरत से ज्यादा साइंस या टेक्निकल डिटेल भी कहानी को स्लो कर सकती है। पॉइंट यह है कि जो भी नियम हो वो कंसिस्टेंट रहें, लॉजिकल लगे। ठीक है। एक और चीज जो मुझे अक्सर खटकती है ऐसी कहानियों में, वो है पात्रों के अजीब फैसले। हाँ, तार्किक निर्णय, लॉजिक के बिना। ऐसा लगता है कि किरदार सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने या ड्रामा पैदा करने के लिए बेवकूफी कर रहे हैं। जैसे रात के अंधेरे में अकेले किसी अनजान आवाज की तरफ चले जाना, या जानते बूझते किसी खतरनाक जगह पर रुक जाना। हाँ, ये वो प्लॉट ड्रिवन बनाम कैरेक्टर ड्रिवन वाली बात है। जब फैसले सिर्फ प्लॉट की जरूरत पूरी करने के लिए लिए जाते हैं, पात्र की अपनी सोच या डर या लॉजिक के हिसाब से नहीं, तो वो नकली लगते हैं। पाठक सोचने लगता है, अरे कोई ऐसा क्यों करेगा भला? हाँ, मानते हैं कि तनाव और डर में लोग गलतियां करते हैं, पर वो गलतियां भी उनके कैरेक्टर के हिसाब से लगनी चाहिए, यानी कि लेखक ने जबरदस्ती करवा दिया। समझ गए। और आखिर में एक और आम प्रॉब्लम, रफ्तार, कहानी की पेसिंग। हाँ, पेसिंग का असंतुलन। हो सकता है शुरू के 100 दिन बहुत धीरे निकलें, बस रोज की मशक्कत का ब्यौरा, फिर अचानक बीच में धड़ाधड़ एक्शन और अंत एकदम जल्दबाजी में खत्म। पेसिंग साधना एक कला है, सही में। कहानी में उतार चढ़ाव जरूरी हैं। हाँ, तनाव वाले पलों के बाद थोड़े शांत पल भी चाहिए। तेज एक्शन के बाद पात्रों को सोचने समझने का वक्त मिलना चाहिए। अगर कहानी लगातार एक ही स्पीड से चले, चाहे धीमी हो या तेज, तो पाठक थक सकता है या बोर हो सकता है। बिल्कुल, वो 400 दिन का सफर बोझ जैसा लगने लगेगा अगर रफ्तार ठीक नहीं है। कैरेक्टर डेवलपमेंट और प्लॉट की रफ्तार में बैलेंस साधना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ संभावित ताकतें और कमजोरियां हुई। अब सोचते हैं कि अगर ऐसी कहानी सच में होती तो पढ़ने वाले का अनुभव कैसा होता, इसका असर क्या होता हम पर? देखिए, अगर किसी को एडवेंचर, थ्रिल, सर्वाइवल कहानियां पसंद है, हाँ, जिन्हें एक्शन अच्छा लगता है, तो विपत्ति में 400 दिन जैसी कहानी उसे बांध सकती है। हर पल जान दांव पर लगी है,
हर फैसले का नतीजा, ये एक एड्रेनलिन रश दे सकता है। हाँ, पाठक जोशी के साथ सांस रोककर हर खतरे का सामना करेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एक्शन कहानी होगी? मुझे लगता है इसका गहरा असर तब होगा जब ये पाठक को सोचने पर मजबूर करे। अच्छा। जब बाहरी संघर्ष के साथ साथ जोशी का अंदर का संघर्ष, उसकी नैतिक दुविधाएं, उसकी उम्मीदें, उसके डर, वो भी सामने आए, तब पाठक सिर्फ कहानी पढ़ेगा नहीं, उसे महसूस करेगा। हाँ, वो सोचने लगेगा, अगर मैं जोशी की जगह होता तो क्या करता। बिल्कुल, ये क्या होता अगर वाला सवाल ही ऐसी कहानियों की जान है। ये हमें अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर निकालकर मुश्किल हालात में इंसान के बर्ताव के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। वफादारी, धोखा, स्वार्थ, मदद, उम्मीद, निराशा, ये सारे इंसानी जज्बात ऐसी कहानी में बहुत उभर कर आ सकते हैं। सही कहा। और कहानी का असर इस पर भी बहुत निर्भर करेगा कि उसे कहा कैसे गया है। मतलब लिखने का स्टाइल कैसा है, भाषा कैसी है, डायलॉग्स असली लगते हैं या किताबी। क्या डिटेल्स इतने अच्छे हैं कि मन में तस्वीरें बनने लगें। एक अच्छी कहानी सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं होती, वो एक अनुभव होती है। हाँ, अगर लेखक की भाषा और स्टाइल में दम है तो एक आम सी लगने वाली कहानी भी यादगार बन सकती है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, अगर कहानी क्लीशेज से भरी हो, कैरेक्टर में दम न हो या कहानी के बड़े सवालों के जवाब गोलमोल हों, तो जो थोड़ा गहराई से पढ़ने वाला पाठक है वो निराश हो सकता है। हाँ, वो पाठक जो सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि कुछ नयापन, कुछ मौलिकता भी ढूंढ रहा है, उसे शायद लगे कि बस एक और वैसी ही कहानी है। सही कहा। अंत में कहानी का असर इस बात पर टिका है कि लेखक जानी पहचानी चीजों और नए विचारों में बैलेंस कैसे बनाता है। क्या वो सिर्फ जॉनर के रूल्स फॉलो कर रहा है या उन्हें तोड़कर कुछ नया बना रहा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इस विचार प्रयोग से हम क्या समझें? सार यही है, हाँ, कि विपत्ति में 400 दिन जैसी कहानी अगर कल्पना, गहराई और हुनर के साथ लिखी जाए, जिसमें कैरेक्टर का सफर मजबूत हो, माहौल असरदार हो, रहस्य रोमांचक हो और रफ्तार सही हो, तो ये एक बहुत शक्तिशाली और यादगार अनुभव बन सकती है। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत के बचने या बदलने की कहानी हो सकती है। पाठक शायद इसे खत्म करने के बाद भी जोशी के बारे में सोचें, उसके फैसलों के बारे में, और शायद अपने बारे में भी। हाँ, लेकिन अगर ये सिर्फ ऊपर ऊपर से एक्शन और टेंशन पे ही टिकी रहती है, वही घिसे पिटे रास्तों पर चलती है और किरदारों या दुनिया को गहराई देने में चूक जाती है, तो ये हजारों दूसरी पोस्ट अपोकलिप्टिक कहानियों की भीड़ में खो जाएगी। असर होगा, पर शायद थोड़ी देर के लिए, रोमांचक होगा पर गहरा नहीं। इस तरह का विश्लेषण करना, भले ही एक काल्पनिक टाइटल पर हो, फिर भी फायदेमंद है। हाँ, ये हमें किसी भी कहानी को देखने का एक नजरिया देता है। हम समझ पाते हैं कि एक जॉनरा कैसे काम करता है, उसकी आम खूबियां और खामियां क्या होती हैं, एक लेखक के सामने क्या चुनौतियां होती हैं। और ये हमें बेहतर पाठक बनाता है, शायद बेहतर आलोचक भी। बिल्कुल। और ये हमें अपनी उम्मीदों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। जब हम कोई ऐसी कहानी उठाते हैं तो हम असल में क्या ढूंढ रहे होते हैं? क्या हम वही जाना पहचाना रोमांच चाहते हैं या कुछ नया, कुछ अलग? अच्छा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस विचार प्रयोग में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, श्रोताओं के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगली बार जब आप कोई कहानी पढ़ें, खासकर किसी जानी पहचानी शैली की, तो जरा सोचिएगा, क्या ये कहानी आपकी उम्मीदों पर खरी उतर रही है? क्या ये उन क्लीशे से बच रही है या उन्हें किसी नए ढंग से इस्तेमाल कर रही है? और सबसे जरूरी, क्या ये आपको सिर्फ एंटरटेन कर रही है या सोचने पर भी मजबूर कर रही है? बहुत बढ़िया, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।